होंगे जो कि सीनियर हैं, दूसरों को है क्लास, तो आपने फास्ट एपीआई नहीं करी आप लोगों को, है ना? बिल्कुल नहीं की, ऑनलाइन किया, बस उसके अलावा नहीं किया था। फर्स्ट टाइम ही आपने इससे पहले नहीं किया, अभी यही किया। ठीक, एक क्लास से क्या होता है, तो पार्टीशन में तो बहुत सारे डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह का क्या क्या टॉपिक है उसके जो हमें कवर करना है। फास्ट एपीआई, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एक कंप्यूटर जो कि होता है क्लाइंट, दूसरा कंप्यूटर होता है सर्वर। क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर प्रोसेस करके आपको फाइनल रिस्पॉन्स देता है। फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया की जितनी इंटरनेट की सर्विसेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या XYZ कोई भी सोशल एप्लीकेशन, ये सारी बैकएंड के ऊपर एक सर्वर है, उससे कनेक्ट होकर आपको वो डेटा दे देती है, चाहे वो वीडियो हो, पोस्ट हो या फील्ड्स जो भी आप देखें। अच्छा, तो अब हमें पता चला कि दो कंप्यूटर की आपस में कम्युनिकेशन करवाने का दुनिया में एक स्टैंडर्ड बना, जिसको हम कहते हैं एपी, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। पहले पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर बनते थे, यूआई भी होगा, बैकएंड भी होगा, और एंड रिजल्ट हमें मिलता था प्रोडक्ट, यानी एक सॉफ्टवेयर बना हुआ मिला है, आप उसको ही इस्तेमाल कर सकते हो, बस यही तरीका। इन्होंने उसको क्या किया, डीकपल किया, कंपोनेंट में तोड़ा, और उन्होंने बैकएंड वाला जो पार्ट है कि बैकएंड और फ्रंट एंड, तो बैकएंड वाला पार्ट जो है उसके लिए इन्होंने बना दी एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई बनाने का हमें क्या फायदा हुआ कि जब हम एक एपीआई बना लेते हैं, उसको हम किसी भी जीयूआई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और थर्ड पार्टी सर्विसेज के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। जिसमें एक एग्जांपल दूं कि नादरा ने सब अपना सॉफ्टवेयर बना दिया, तो उसे वो नादरा के पोर्टल पे उनकी वेबसाइट पे जाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नादरा ने अपनी क्या की, एपीआई बना दी। अब उस एपीआई के बदौलत आज अगर आप देखें, बैंक में आप जाते हैं बायोमेट्रिक करवा लेते हैं, तो नादरा के डेटा से वेरीफाई करके आपको आ जाता है कि आप पाकिस्तानी हैं या नहीं, तो बायोमेट्रिक हो जाता है। इसी तरह आप किसी भी इजी पैसा या माइक्रो फाइनेंस बैंक जो छोटे दुकानों में खोले हैं, तो वहां से जाके भी आप बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। तो नादरा की बहुत सारी सर्विसेज आप वहां से जाके ले सकते हैं। तो हमें फायदा क्या हुआ, एपीआई बनाने से ना सिर्फ आप अपने सिस्टम को सर्विसेज दे सकते हैं, बल्कि अपनी सर्विसेज जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट्स को, सिस्टम्स को भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड वे हो गया कि हमारी बैकएंड की जितनी फंक्शनैलिटी उसकी हमने बनाई एपीआई। अब उस एपीआई को आप किसी भी जीयूआई के साथ कनेक्ट कर दें, यानी बैकएंड आपका जो भी डेटा होता है आप साइन अप करते रहोगे। अब मैं ये सिस्टम आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे बना के दे दूं, जैसे फेसबुक की मोबाइल एप्लीकेशन, वही एप्लीकेशन मैं आपको वेब पे बना के दे दूं, तो वेबसाइट इसकी मौजूद है। इसी तरह वही सर्विस आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट में दे दूं, जो कि ऑक्यूलस इनका यानी क्या है आपके पास वर्चुअल ग्लास, तो आपने वर्चुअल ग्लास लगाया और जितनी भी आपको वर्चुअल रियलिटी नजर आ रही है वो ग्लास पहनने के बाद, तो वो भी तो बैकएंड से आपको सर्विस दे रहा है, और बैकएंड की कोई फेसबुक की लॉगिन बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं, तो वहां पे भी वो डेटा सेम वही है कि फंक्शनैलिटी जो है वहां पे आपको विजुअलाइज करवाना, इसका ऑगमेंटेड रियलिटी हो, कोई सी भी यूआई को हम बैकएंड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टाइपस्क्रिप्ट भी पढ़ी है, ऐसे ही कितने लोग हैं टाइपस्क्रिप्ट पढ़ने वाले? नेक्स्ट टाइपस्क्रिप्ट कम है, ज्यादा नहीं। ओके, तो हमें ये चीज पता चल गई कि दोस्तों एपीआई जो है वो दुनिया का स्टैंडर्ड बन गया। आप अपना बैकएंड सर्विस एक दफा बना लें और फिर उस सर्विस को किसी भी जीयूआई या किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी के साथ इंटीग्रेट करना हो तो एपीआई का इस्तेमाल करते हैं। तो एपीआई तो नई चीज नहीं, एपीआई बहुत पुराने दौर से चली आ रही है। तो हम क्या करते हैं, हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर एपीआई बनाते हैं, हम PHP पे बनाते हैं, हम डॉटनेट पे बनाते हैं, हम पाइथन पे बनाते हैं। पाइथन पे एपीआई बनाने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ फ्रेमवर्क
जैसे कि वेबसाइट बनाने के लिए, कंप्लीट वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास जो फ्रेमवर्क है उसका नाम है डीजेनिगो। लिखते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन है जेनिगो। फ्लास्क और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क, लेकिन वो कंप्लीट वेबसाइट वेब डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क। जब हम एपीआई बनाते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो पहली चीज क्या होती है? पहली चीज आप उसके डॉक्यूमेंटेशन, दूसरी कि कौन से पैरामीटर्स उसमें डालते हैं और वो क्या आउटपुट आपको रिटर्न करेगी। तो उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते थे, जैसे कि पोस्टमैन जो है सबसे ज्यादा मशहूर सॉफ्टवेयर। कितने लोगों ने पोस्टमैन इस्तेमाल किया? पोस्टमैन सॉफ्टवेयर ओके, 3 लोगों ने, सिर्फ 3 या 4 लोगों ने एड्रेस किया है। तो पोस्टमैन के जरिए आप एपीआई को चेक कर सकते थे, यानी हमें कोई ना कोई मॉक सर्वर बना के उसकी टेस्टिंग करना पड़ती है, सर्वर अप करना पड़ता था, तो पेज हमेशा चीजें थी। फिर उसके बाद डेटा वेलिडेशन होगा जो पाइडेंटिटी में हमारी मदद करता है कि स्ट्रक्चर आउटपुट आए, स्ट्रक्चर आउटपुट आए, स्ट्रक्चर इनपुट उसको जाए, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब हमारे पास इस वक्त दुनिया का सबसे एफिशिएंट जो फ्रेमवर्क है एपीआई बनाने के लिए, उसका नाम है फास्ट एपीआई। नाम से पता चलता है इसकी सबसे बड़ी खासियत फास्ट एपीआई की कि दोस्तों ओपन एपीआई स्टैंडर्ड स्कीमा हमें लिख के देता है, जिसकी बदौलत आपकी एपीआई के तमाम राउट्स कनेक्ट हो जाएंगे किसी भी एलएलएम के साथ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना होता है? हमें ओपन एपीआई स्कीमा के तहत उसका क्या टूल स्कीमा जो होता है जो एलएलएम के पास जाता है, वो ये हमें फ्री में लिख के देता है। ऑटो डॉक्यूमेंटेशन को लिख के दे रहे हैं, ये मॉक सर्वर की है आपको बना के दे रहे हैं, ये टेस्टिंग आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहा है, ये स्ट्रक्चर आउटपुट को कंट्रोल कर रहा है, ये आपको क्या कर रहा है? ओपन एपीआई स्कीमा हमें लिख के दे रहा है जिससे हम किसी भी एजेंट के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम जो कि दूसरे पुराने ट्रेडिशनल जो हमारे पास पाइथन के ही फ्रेमवर्क, अगर हम उनके ऊपर करते थे तो बेतहाशा एक्स्ट्रा टूल्स इंस्टॉल करने के बाद ही ये सारे काम होते। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए एक सिंगल आपके पास फ्रेमवर्क आ गया जिसका नाम क्या है? फास्ट एपीआई। अच्छा, तारीफ में बहुत सारी कर सकता हूँ, मैं वजह मैंने बता दी, ओपन एपीआई स्कीमा, दूसरा मॉक सर्वर, और आपकी जो डेवलपमेंट है ऑलमोस्ट 200 to 300 टाइम फास्ट हो जाता है। आप नॉर्मल अगर एपीआई बनाओ, जो भी आप स्ट्रीमिंग का फंक्शन बनाना चाहो, ठीक है, आप वेब ऐप बनाना चाहो, तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी है जिसको बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता था। और आज वही काम आप किससे कर सकते हो? फास्ट एपीआई से बहुत क्विक कर सकते हो, बहुत फास्ट कर सकते हो। तो फास्ट एपीआई बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास का एक फ्रेमवर्क जिसके जरिए हम क्या बना सकते हैं? एपीआई। और आज जो हम चैटबॉट बनाएंगे, हम अपने एजेंट्स बनाएंगे, तो उन एजेंट्स को दूसरे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या बनाएंगे? फास्ट एपीआई। और डाटा के अंदर फास्ट एपीआई भी हमारी शामिल है। हम फास्ट एपीआई की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर अगर आए तो हम लिखते हैं फास्ट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, ये ऑफिशियल क्लास है। अच्छा, अब इसके ऊपर हम आते हैं, देखिए इसके कोर फीचर्स लिखे होंगे, हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये लिखे कि यहां से देखिए फास्ट एपीआई का पहला पॉइंट है फास्ट, वेरी हाई परफॉर्मेंस ऑन पर वेब नोड.js एंड गो। थैंक्स फॉर क्या नाम है? स्टारगेट। तो स्टारगेट हमारे पास पाइथन का फ्रेमवर्क है जो कि 2 लेवल गो वगैरह के ऊपर लिखा गया है, तो उसकी इंटीग्रेशन जो है वो बहुत फास्ट होती है, ठीक है, स्टारगेट। और दूसरा फ्रेमवर्क था पाइडेंटिटी, और आज हमने देखा पाइडेंटिटी बेस्ट क्लास रिपोर्ट की थी, स्ट्रक्चर आउटपुट की थी। अच्छा, इस चीज को समझें, पाइडेंटिटी कितने काम का है। पहले हमारे पास जो डेटा आता था ना स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर डेटा बनाने के लिए हम लिखते थे रेजेक्स। कितने लोग फैमिलियर हैं रेजेक्स? सिर्फ एक बंदे ने, 2 लोगों ने एड्रेस किया। अच्छा चलिए, शुक्र है ज्यादा होता है।
तो रेजेक्स हमें लिखना पड़ती थी सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर। जैसे कि ईमेल की अगर मैं रेजेक्स चेक करूं तो ईमेल के अंदर डॉट भी होना चाहिए, @ भी होना चाहिए, .com या .org, ये जो .pot वेदांशन हमारे पास अवेलेबल है, तो इनमें से कोई होना चाहिए। लेकिन @ और डॉट जो भी लाजमी होना चाहिए, @ पहले आएगा, डॉट बाद में। तो अब क्या है, ये सीक्वेंस अगर होगी तो वैलिड है। अब हमारे पास अभी तो आप देखें ना, जो वेब डिजाइनिंग करते हैं, इनपुट टाइप ईमेल, जिंदगी कितनी आसान है। इनपुट टाइप नंबर, इनपुट टाइप फाइल। पहले आपको अगर CNIC चाहिए या ईमेल चाहिए तो ब्रैकेट के ऊपर आपने इफ एल्स की कंडीशंस या रेजेक्स लगा के चेक करना पड़ता था कि हमारे पास जो डेटा है वो वैलिड है या नहीं, हमारे डिजाइन या हमारे पैटर्न से मैच करता है या नहीं। वो पैटर्न लिखना इतना आसान काम नहीं था, ठीक है। मुझे रेजेक्स के ऊपर अच्छी खासी कमांड हासिल है, लेकिन आज भी मैं अगर रेजेक्स लिखने बैठूं तो कोई भी कॉम्प्लेक्स रेजेक्ट को लिखने में 3-3 4-6 घंटे लग जाते हैं। अब तो खैर ChatGPT से बहुत जल्दी लिखवा देते हैं, लेकिन अभी भी रेजेक्स लिखना इतना आसान काम नहीं। लेकिन रेजेक्स फास्ट होती है। अब जैसे मोबाइल नंबर का सिंपल सा पैटर्न है, मैं वो पैटर्न बता दूं, CNIC का सिंपल सा पैटर्न है वो बता दूं, तो रो टैग्स में सारा डेटा उठा लेंगे। कभी हम बाद में देखेंगे, मैं बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस में करवाया है। अच्छा, तो हम रेजेक्स की तरफ जाते हैं। फिर पाइडेंटिक ने क्या किया, आपको मुख्तलिफ क्लास बना दी, इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप नंबर, इनपुट टाइप एड्रेस। तो ऐसी चीजें जो कि हम इनपुट टाइप में, अच्छा वो देखिएगा क्या क्लास है। तो अब पाइडेंटिक से हमें ये फायदा हुआ, जो हमें रेजेक्स मैनुअल लिखना पड़ती थी, इन्होंने उसकी क्या बना के दे दी, स्टैंडर्ड क्लास। जनरल पर्पस इन्होंने क्या लिख दी कि डेटा टाइप। तो अब जब भी मुझे वैलिड ईमेल चेक करनी हो तो इनपुट टाइप क्या दे दूंगा, ईमेल। जैसे STR लगा देते हैं पाइडेंटिक में, तो आप क्या करोगे, इनपुट टाइप कॉलन ईमेल, आपका काम हो गया, इतनी मेहनत से बच गया। तो जो भी आपका डेटा आएगा उस स्ट्रक्चर के अंदर ये ईमेल को आपको फाइंड कर ले, आपकी तो जिंदगी आसान है। लेकिन नॉर्मली आप लोग देखो कि फास्ट API से जब भी आप पाइडेंटिक पे कर दो तो ज़्यादा स्ट्रिंग, बुलियन और क्या होता है, लिस्ट, 4-5 डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो बंदा पाइडेंटिक को बहुत अच्छे तरीके से जानता है तो वो हर मखसूस काम के लिए वो मखसूस डेटा टाइप इस्तेमाल करता है। ठीक है, यहाँ बताने का मकसद ये कि पाइडेंटिक को जितना एफिशिएंट वे में आप इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, तो दो चीजें हैं, एक है स्टैंडर्ड और दूसरे का नाम क्या है आपके पास, पाइडेंटिक, जिसकी बदौलत आपकी स्पीड बहुत फास्ट मिलती है और आपकी जो जनरल पर्पस डेटा टाइप्स हैं उनकी वैलिडेशन हमको चेक करना भी मायने आसान। नेक्स्ट है फास्ट कोड। आपकी जो कोडिंग है 200 to 300 टाइम फास्ट हो जाती है। उसकी वजह मैंने बताई, उसकी वजह ये है कि इन्होंने बहुत सिंपल कोड कर दिया, API बनाने का बहुत सिंपल कोड कर दिया। आपको डॉक्यूमेंटेशन अलग से लिखना पड़ती थी, आपको मॉक्सर अलग से बनाना पड़ता था, आपको रेजेक्स अलग से लिखना पड़ती थी। वो सारे काम सिंपल से फंक्शंस इन्होंने बना के दिए। तो वो काम जो कि आप 1 मिनट में 300 मिनट में कर रहे थे, आज वही काम जो है आप 1 मिनट में कर पा रहे हैं। यानी एक सर्वर बनाने के लिए 300 दिन लग रहे थे, आज वो 1 दिन में बना सकते। इतनी फास्ट आपकी क्या होगी, डेवलपमेंट आप कर सकते। तो 300 टाइम फास्ट, मैं इसको 300 से बढ़ा के 1000 टाइम में, ठीक है। तो परसेंट में टाइम का मतलब आप देख लें कि मल्टीप्लाई करें उसमें। फिर उसके बाद देखें आपकी बग्स जो है उन्होंने रिड्यूस कर दी, इवन ह्यूमन बग्स। देखें तो बग्स जो एरर्स आप API बनाते हुए इंसान से गलतियां होती थी, डॉक्यूमेंटेशन की थी, डेटा टाइप से डिफाइन की थी, वेजेट से बनाए, टेस्ट उसके नहीं लिखे। तो इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीजें जो कि इंसान से जब हम करवाते थे, किसी भी चाहे जावा का एक्सपर्ट हो, .NET एक्सपर्ट हो, तो वो गलतियां करते। 40% टाइम जो है, जो आपके बग्स वगैरह हैं उनकी स्पेशल डेटा टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं हर चीज के लिए, आपके फंक्शंस बने हुए, तो वो रिड्यूस हो गए कितने परसेंट तक, 40%। यानी 60% जो गलती करने वाला वो अभी 60% गलतियां कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, great editor support completion everything,
तो फास्ट एपीआई आप कहीं भी इंस्टॉल कर लो, तो चाहे वो VS Code हो, कर्सर हो, या फिर आपके पास नोटपैड प्लस हो, सबके ऊपर इसकी आर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है। इजी कितना है, डिजाइन इजी टू यूज एंड लर्न, और इस्तेमाल करना भी आसान है, सीखना भी आसान है। कुछ फंक्शंस हैं आप बहुत आराम से 2 क्लासों के अंदर क्लास के अंदर कंप्लीट फास्ट एपीआई सीख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, शॉर्ट मिनिमाइज कोड डुप्लीकेशन। तो वो जो मैं कह रहा हूँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन की बदौलत आपकी मॉक सर्वर अलग है, डेवलपमेंट सर्वर अलग है, प्रोडक्शन सर्वर अलग है, एक ही कोड को आप मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हो। जो चीजें चेंज करनी है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन में कर सकते हैं। तो डुप्लीकेशन ऑफ कोड जो हम पुराने तरीके में किया करते थे वो अब करने की जरूरत नहीं है, तो इसने कम कर दिया। रोबस्ट है, ठीक है, मैं प्रोडक्शन रेडी, यानी अभी मैं आपको फास्ट एपीआई में फॉरवर्ड करवाऊंगा और उसी को लाइक सर्वर अप करके हम प्रोडक्शन रेडी अभी हम अपनी डेवलपमेंट में या किसी भी यूआई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इतनी ज्यादा है ये फास्ट है। और कुछ पढ़ स्टैंडर्ड based on fully compatible with open standard previously known as Swagger। तो मॉक सर्वर हम Swagger में बनाते हैं। फिर कह रहा है एड जेसन स्कीमा, तो जेसन स्कीमा जो है ओपन एपीआई का इस्तेमाल है। तो ओपन एपीआई का जो स्कीमा है वो हमें बना बनाया मिल जाता है। तो Swagger मॉक सर्वर भी मिल रहा है, उसकी क्या मिल रही है, हमें स्कीमा भी मिल रहा है। तो यार सब कुछ तो एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल गया, फास्ट, ठीक है। इन्होंने कोड भी बहुत शॉर्ट कर दिया, उसको सीखना भी बहुत आसान है। और क्या इसके अलावा ह्यूमन लेवल के जो एड्स आते हैं, रिपीटेशन जो करते थे, हर चीज को इन्होंने बहुत आसान कर दिया। इट्स मीन अगर हम देखें आज फास्ट एपीआई से हम कोई भी चीज बनाएं तो सबसे एफिशिएंट है। इवन नेक्स्ट.js वाले भी इसकी इंटीग्रेशन जो है फास्ट एपीआई का सर्वर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है इसमें नेक्स्ट.js के साथ। तो हम सब कैसे होता है जरा वो भी बताएं उसके बारे में। नेक्स्ट.js के अंदर नेक्स्ट.js जिनको नहीं पता कुछ नहीं, वेबसाइट बनाने के लिए एक आपके पास फ्रेमवर्क है। तो नेक्स्ट.js के साथ आप बड़े ही आराम से किसी भी एपीआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं। एपीआई का फायदा यही है कि आपने एक फास्ट एपीआई की एपीआई बना दी, आपको एक एड पॉइंट मिल जाएगा, यूआरएल मिल जाएगा। उस यूआरएल इतना पावरफुल है कि आप उस यूआरएल को अपनी वेबसाइट के साथ भी लिंक कर सकते हैं, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के साथ भी लिंक कर सकते हैं, अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ भी लिंक कर सकते हैं, कोलैब के साथ भी लिंक कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन के साथ अपनी एपीआई को लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट.js के साथ लिंक करना है, जिन्होंने नेक्स्ट.js पढ़ी है बहुत आसान है। फेच का उसमें बना बनाया मेथड होता है, उसके अंदर अपनी फास्ट एपीआई की यूआरएल डालना है, बस फेच करो या पुश करो, जैसे हमने नेक्स्ट.js में एपीआई बनाई थी। फास्ट एपीआई में एपीआई बनाने से ये फायदा हो रहा है कि हमें डॉक्यूमेंटेशन और हमें अच्छी प्रोडक्शन रेडी अच्छी एपीआई मिल रही है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा, अभी सारी तारीफें तो हो गई, ठीक है, और हम तैयार हैं कि हम फास्ट एपीआई को अडॉप्ट करने जा रहे हैं। अब फास्ट एपीआई कितनी आसान है वो हम देखते हैं। हम एक यूवी का सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाते हैं और वहाँ पे फास्ट एपीआई स्टैंडर्ड जो है इंस्टॉल करते हैं। वैसे इंस्टॉलेशन की उन्होंने कमांड भी दी थी, लेकिन हमें याद है तो हम खुद कर लेते हैं। अच्छा जी, तो फास्ट एपीआई का जो है एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं और हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे। तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपके पास क्या चीज़ इंस्टॉल होनी चाहिए, क्योंकि हम यूवी यूज़ कर रहे हैं तो यूवी आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए। यूवी प्री रिक्विजिट है, ये अगर आपके पास नहीं होती तो आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर इन केस आपको इसका कोड चाहिए हो या स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए हो तो आप कहाँ से निकाल सकते हैं। आपकी जो रिपोजिटरी है रेड एजेंटिक एआई, उसके अंदर स्टेप 04 है ढाका एजेंट नेटिव लैब।
उसका URL भी मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ। तो ये जो आपके पास डाटा एजेंट रिलेटेड टैब के अंदर इंट्रो फास्ट API और हेलो फास्ट API के यहाँ पे स्टेप है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि कैसे आपने फास्ट API को चलाना है। तो हम अपनी एप्लीकेशन में आते हैं और क्योंकि आप कर्सर यूज कर रहे हैं तो कर्सर आपने बड़ी आराम से हेल्प कर देगा फास्ट API को बनाने में। तो यहाँ पहले से कुछ प्रोजेक्ट बने हैं, हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। पैच बल्कि यहाँ लिखता हूँ फास्ट API इंट्रो। इस नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया। इस फोल्डर के अंदर जाते हैं, CMD हम लिखते हैं एड्रेस बार के अंदर, एंटर। यहाँ पे मुझे UV का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना है। क्या नाम है? UV नेट, बस प्रोजेक्ट का नाम। देखिए प्रोजेक्ट का नाम जो मैंने फोल्डर बनाया है फास्ट API इंट्रो, इसी फोल्डर के अंदर UV को इनिशियलाइज कर दें। तो क्या करते हैं उसके लिए, मैं क्या लिखूं? UV नेट डॉट। डॉट का मतलब ये है कि इसी फोल्डर में इनिशियलाइज करना। अगर डॉट नहीं लगाते तो यहाँ पे फिर अलग से फोल्डर बनाता है, फोल्डर के अंदर फोल्डर बन जाएगा। डॉट लगाया, एंटर दबाते हैं और जल्दी इनिशियलाइज हो गया। देखते हैं क्या इनिशियलाइज हुआ। अभी जो मेरा फोल्डर खाली था उसके अंदर कितनी फाइल आ गई? एक मेन की फाइल आ गई, एक py प्रोजेक्ट की फाइल आ गई, डॉट पाइथन की फाइल आ गई और एक मेन की फाइल आ गई। ये चार हमारे पास फाइल्स आ गई हैं, खुद ही बन गई है, UV ने बना दी हमारे लिए। अच्छा आगे चलते हैं। अब मुझे इसको VS कोड में या कर्सर में खोलना है। मैं लिखता हूँ कोड स्पेस डॉट, एंटर दबाते हैं, VS कोड खुल जाएगा और कर्सर खुल जाएगा, ये VS कोड खुल जाएगा। हमारे पास यहाँ पे सारी फाइल्स शो हो रही हैं। देख लेते हैं एक करके क्या क्या चीजें हैं। डॉट पाइथन वर्जन की फाइल के अंदर क्या है? पाइथन का वर्जन मेरे पास 3.11 आ रहा है तो इसलिए वो शो हो रहा है। आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं 3.30। मेन डॉट py के अंदर क्या है? एक स्टार्टर कोड है जिसको यूज करते हुए आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फाइल उन्होंने दे दी है कि भाई आपने जो भी कोड लिखना है स्टार्ट करना है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा क्या है? readme.md की एक फाइल है जो कि खाली है। मतलब यहाँ पर अगर हमें कोई अपनी प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखनी है टेक्स्ट में, MDX में, तो हम लिख सकते हैं। लास्ट जो हमारे पास फाइल है कौन सी है? py.project.toml। ये toml की फाइल के अंदर आप देखें तो क्या इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है? ये toml एक फॉर्मेट है, उसके अंदर आप देख लें इस तरह से लिखा है कि प्रोजेक्ट की अगर आपने डिटेल्स लिखनी है तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, फिर प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स आ गई, ये पहले से लिखी हुई होती है, इसमें आपने कुछ ऐड फिलहाल नहीं करना। तो प्रोजेक्ट का नाम आ गया, वर्जन आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, प्रोजेक्ट की MD फाइल आ गई, प्रोजेक्ट का जो पाइथन का वर्जन है वो भी आ गया 3.11 या उससे ज्यादा या बराबर। डिपेंडेंसीज का क्या मतलब है? इसमें पैकेजेस आते हैं, ऐड करेंगे वो जो भी पैकेज हम यूज करेंगे वो यहाँ पे शो होगा। तो हम अभी क्या बनाने जा रहे हैं? फास्ट API के एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। तो हमें उसके लिए पैकेज इंस्टॉल करना है। पैकेज इंस्टॉल करने के लिए मैं आता हूँ अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल खोलने के लिए Ctrl+J दबाया है। क्या कमांड लिखते हैं? UV add fast UV add add fast API। अब फास्ट API आप ऐसे भी कर सकते हो। स्टैंडर्ड थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ। हाँ, UV add fast API। लेकिन अगर आप इस तरह से इंस्टॉल करते हो तो कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस हैं वो भी आपको अलग से इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो फास्ट API ने कहा भाई इस तरह से आप अलग अलग करके नहीं करो। मैंने एक स्पेशल पैकेज बना दिया है जिसके अंदर मैंने सारी चीजें डाल दी जो जो आपको चाहिए, जिसमें से एक चीज है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न नहीं, यूनिकॉर्न। तो उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। यूनिकॉर्न। अच्छा,
तो ये जब भी हम इस तरह का पैकेज लिखते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा इसके अंदर लिख दूंगा स्टैंडर्ड, सही है। तो ये भी हमारा एक पैकेज है जो फास्ट एपीआई भी इंस्टॉल कर देगा और फास्ट एपीआई चलाने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो भी इंस्टॉल कर देगा। तो फिलहाल बस ये पैकेज हम ऐड करते हैं, यूवी ऐड करके फास्ट एपीआई वाला इंस्टॉल हो गया हमारे पास। या आपके पास पॉपअप आएगा, क्या लिखा हुआ है कि भाई हमने जब पैकेज इंस्टॉल किया तो इसने हमारे प्रोजेक्ट में एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दिया। वर्चुअल एनवायरनमेंट कुछ नहीं, हमारे जितने भी पैकेज होंगे वो उस फोल्डर में जिसका नाम वर्चुअल एनवायरनमेंट है उस फोल्डर में अंदर आ जाएगा। इस फोल्डर को मैं डिलीट कर दूंगा, हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट डिलीट हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, यस कर देते हैं। अच्छा, ये जो अभी चीज आई थी इसको प्रूफ करने के लिए मैं कंट्रोल बी दबाता हूँ, तो यहाँ पे कौन सा एक एक्स्ट्रा फोल्डर आ गया, .ben। वर्चुअल एनवायरनमेंट कुछ नहीं, आपके पास एक ऐसी जगह जहाँ आपके सारे पैकेजेस स्टोर हो रहे हैं। तो ये फास्ट एपीआई इसके अंदर आपके पास आ रही है। अच्छा जी, तो फास्ट एपीआई आ गई। अच्छा, फिर वो पॉपअप क्या है, और अगर वो पॉपअप नहीं आता तो क्या करेंगे, प्रॉब्लम होगी। वो पॉपअप ये कह रहा था फास्ट एपीआई ना वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज कर, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक ऐसी जगह जहां सारा आपके पैकेजेस रखे हैं, ठीक है। अब पहले क्या होता था, हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते थे, एक ऐसी जगह बनाते थे जहां सारे पैकेजेस होते थे। उससे नुकसान ये होता था कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, वो वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज कर रहा, उसके अंदर मैं चाह रहा हूं पाइथन का वर्जन 11 दूसरा प्रोजेक्ट बनाया, वो भी सेम एनवायरनमेंट यूज कर रहा है, सेम वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब इस प्रोजेक्ट में मैं चाह रहा हूं वर्जन जो है पाइथन का जो है 3.13, तो नहीं कर सकता क्योंकि दोनों का वर्चुअल एनवायरनमेंट सेम है। अगर मैं चेंज करता हूं दोनों में चेंजेस, ये प्रॉब्लम है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट की आसानी करती है, हर प्रोजेक्ट की अलग-अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट की फाइल बना देते हैं ताकि आपके पैकेजेस इंडिपेंडेंट है। इस प्रोजेक्ट के पैकेजेस इसमें इंस्टॉल है, अगर मैं कुछ इसमें अपडेट करता हूं तो दूसरे प्रोजेक्ट में कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, वो जो पॉपअप आया था वो ये कह रहा था कि भाई आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट ये वाला यूज करना है जो आपके फोल्डर में मैंने बनाया, या कोई और सा यूज करना है। तो वो ये पूछ रहा था कि आप ये यूज करना चाह रहे हो, यस और नो, मैंने यस कर दिया। इन केस आपसे नहीं पूछता तो कहां से सेट करेंगे, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आपने कोई भी पाइथन की फाइल खोली, ये मेरी मेन नोट की फाइल, इसको खोल लिया, खोलते ही यहाँ देखिए बॉटम पे आ रहा है 3.11. इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि मेरे ये वाला प्रोजेक्ट कौन सी वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज कर रहा है, कौन सा वाला। तो यहाँ देखिए कितने सारे, कुछ मेरे पास पाइथन ने अपने बनाए हुए हैं, कुछ किसी और प्रोजेक्ट के हैं। मुझे जो यूज करना है वो ये वाला टॉप वाला। क्यों, क्योंकि अगर इसका आप यूआरएल और से देखो जूम नहीं होगा तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई करंट डायरेक्टरी में जो बीएमपी का फोल्डर है उसका एनवायरनमेंट यूज करो। तो करंट डायरेक्टरी के अंदर जो बीएमपी का फोल्डर है इसका एनवायरनमेंट भी यूज करो। तो वो ये पूछ रहा था यस और नो में कि भाई करूँ या नहीं करूँ, मैंने यस कर दिया। अगर आपसे नहीं पूछना तो यहाँ से जाके सेलेक्ट करना, ये वाला यूज करना, इसमें क्लिक करना, हो गया बस। इससे आपके पैकेजेस के मसले नहीं होंगे, सेटअप चलेगा। ओके, तो फाइनली हमारा इनिशियल सेटअप हो गया जिसमें हमने कुछ भी नहीं किया, यूबी को इनिशियलाइज किया है, फास्ट एपीआई को इंस्टॉल किया है, एक पॉपअप आया था वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज करना है नहीं करना, उसको यस किया, बस ये छोटे छोटे से काम किए। अब कोड फास्ट एपीआई बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई। तो फास्ट एपीआई की क्या है, क्लास है, इसको यूज करते हुए हम जो है आगे एपीआई बनाएंगे।
तो इस क्लास से हम क्या करते हैं, एक अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम मैंने रख दिया ऐप, नाम कुछ भी रख सकते हैं, नॉर्मली हम ऐप रखते हैं। अच्छा, नीचे आते हैं, अब एपीआई मुझे बनाना है। एपीआई बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो मुझे लिखनी होती है वो लिखनी होती है ऐप डॉट गेट, और इसके अंदर फिलहाल मैं यहाँ पे स्लैश टेस्ट या हेलो लिख देता हूं। अब मुझे बताएं, ऐप तो समझ आ गई एपीआई, ऐप कुछ नहीं, फास्ट एपीआई की अगर एपीआई बनानी है तो ये ऐप को आपको यूज करना होगा एज अ डेवलपर। ये गेट है, ये मेथड तो है लेकिन नॉर्मली एपीआई के अंदर आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा, गेट मेथड हो गया, इसी तरह से पोस्ट मेथड हो गया, डिलीट हो गया, पुट हो गया, पैच हो गया। गेट है क्या एपीआई के अंदर ये सिर्फ फास्ट एपीआई की बात नहीं है, जितनी भी आपकी एपीआई है सारी एपीआई के अंदर ये गेट पोस्ट पुट वाली चीज होती है। अच्छा, ये डिसाइड कैसे करेंगे मुझे गेट यूज करनी है या पोस्ट यूज करनी है, फिलहाल वही डिस्कस करते हैं, गेट और पोस्ट कैसे डिसाइड करें। दो हमने डिस्कस किए, गेट है पोस्ट। अगर मुझे डेटा को गेट करना है, फेच करना है, तो मैं कौन सी यूज करूंगा, मैं यहाँ पे गेट। अगर मुझे डेटा को इंसर्ट करना है तो मैं उस केस में यूज करूंगा पोस्ट। और भी कंडीशंस हो सकते हैं, आसान करने के लिए दो कंडीशन याद रखो। डेटा को फेच करना है, यानी अगर मैं किसी स्टूडेंट का डेटा मंगवाना चाहता हूं तो मैं गेट रिक्वेस्ट करूंगा। अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना है, कुछ फॉर्म में सबमिट करना है तो पोस्ट रिक्वेस्ट से, तो यहाँ पे गेट होगी। अब ये क्या है, स्लैश हेलो, स्लैश हेलो हमारे पास इसका नाम क्या होगा, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होती है, कोई भी वेबसाइट आप खोल लो, हर वेबसाइट के अंदर एंड पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ यहाँ पे डिस्कॉर्ड, ये वेबसाइट है, इसका यूआरएल क्या आ रहा है, discord.com, ये यूआरएल है। अच्छा, इसको कमेंट कर देता हूं, discord.com। इसके आगे अगर मैं स्लैश हेलो लिखता हूं तो ये स्लैश हेलो क्या है, एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। तो हमारा ये जो मैंने स्लैश हेलो लिखा है ना, ये इसीलिए लिखा है कि हमारा यूआरएल भी कुछ इसी तरह का दिखेगा। शुरू में ज्यादा डोमेन होगा, ये डोमेन फिलहाल हम ये डिस्कॉर्ड तो हो नहीं सकता क्योंकि डिस्कॉर्ड तो उनका है ना, हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा अपना कोई डोमेन, फॉर एग्जांपल हमजा.com स्लैश हेलो, ये मैं डिसाइड करूंगा, स्लैश हेलो होना चाहिए, स्लैश हाई होना चाहिए, स्लैश ग्रीट होना चाहिए। तो ये एंड पॉइंट होता है एपीआई को कॉल करने का। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ स्लैश हेलो की जगह पे स्लैश ग्रीट, ठीक हो गया। अच्छा, और उसके बाद फिर इसके नीचे हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन को बनाते हैं, और वो फंक्शन जो भी चीज रिटर्न करता है वो आपकी एपीआई का रिस्पॉन्स होता है। अच्छा, यहाँ पे नेम भी नहीं मंगवा रहा, कुछ भी नहीं मंगवा रहा, सिर्फ हेलो कर, बिल्कुल आसान सा कोड लिखा है। अच्छा, इसे दो कोड बनाया है, ठीक है, इसको हटा दें। यहाँ हमने एक सिंपल ग्रीट का फंक्शन बनाया है, वो ग्रीट का एंड पॉइंट बनाया है, उस एंड पॉइंट के नीचे हमारा जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा हमारी एपीआई का रिस्पॉन्स होगा। तो हम जब भी ग्रीट की एपीआई को कॉल करेंगे, या अगर मैं ये एपीआई आपको भी दूं तो आपके पास जो रिस्पॉन्स आएगा वो क्या आएगा, हेलो। अब इसको चलाएं कैसे, एपीआई बन गई है, चलाएं कैसे, चलाने के लिए हमारे पास एक टूल है, एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है UV। ये
लाइब्रेरी हमारी हेल्प करेगी हमारी फास्ट एपीआई बेस्ड सर्वर को चलाने में। तो इसको चलाने के दो तरीके हैं, हम कोड में भी लिख सकते हैं और हम टर्मिनल में भी लिख सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम कोड में ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो कंडीशन लगाई, इफ यूनिकॉर्न, ये कंडीशन क्यों लगाई है कि भाई जब मैं ये डायरेक्ट फाइल को चलाऊं तभी ये सर्वर चले। ऐसा ना हो कि भाई मैंने ये वाली फाइल किसी और फाइल में कोड कराई है और वहां अगर चला रहा हूं तब भी फास्ट एपीआई का सर्वर चल रहा है। तो बेसिकली कंडीशन इसलिए होती है ताकि जो है हम जब इस फाइल को चलाएं तभी यूनिकॉर्न वाली चीज चले। ठीक है, इस वाले केस में नाम का मतलब भी चल जाएगा। तो यूनिकॉर्न यूज करने के लिए जरूरी क्या है, इंपोर्ट कराना। इंपोर्ट कराने के बाद हमने लिखा यूनिकॉर्न डॉट रन। रन एक मेथड है, रन के अंदर सबसे पहली चीज क्या दी है, ऐप। ऐप के अंदर क्या चीज मौजूद है, ऐप के अंदर जितनी भी हमारी एपीआई से रिलेटेड डिटेल्स होंगी वो सारी मौजूद है। ऐप हमने दे दिया, अगली चीज मैंने पास करी होस्ट। होस्ट हमने पास किया 0.0.0.0। ये उसी तरह से कि मेरे कंप्यूटर का एड्रेस है, मेरा कंप्यूटर इस एपीआई को होस्ट करेगा ना, तो ये एपीआई मेरे कंप्यूटर का एड्रेस मैंने 0.0.0 रखा है। ये एक आईपी जो है जब आप यूज करते हो तो इससे फायदा ये होता है कि मेरे इंटरनेट में जितने भी लोग कनेक्टेड होंगे उनको मैं अपनी ये एपीआई एक्सपोज कर सकता हूँ, मतलब वो लोग भी एपीआई यूज कर सकते हैं। पोर्ट हमारे पास 8000 हमने रखी है कि भाई मेरे कंप्यूटर में जो मेरी एपीआई चलेगी, पूरे कंप्यूटर में तो नहीं चलेगी ना, पूरे कंप्यूटर में चला के बाकी सारी चीजें बंद हो जाएगी। तो मैंने बता दिया कि मेरे कंप्यूटर में जो मेरी एपीआई चलाओ वो सिर्फ पोर्ट 8000 पे चला। तो 8000 में चलने की पोर्ट आप चेंज भी कर सकते हो। हमने 8000 जनरली हम यूज करते हैं यूनिकॉर्न के साथ, सेव करते हैं। तो ये इतना सामने कोड लिखा है, देखते हैं ये चलेगा नहीं चलेगा। टर्मिनल पे आते हैं, इस फास्ट एपीआई को मुझे चलाना है, क्या लिखूं, चलाओ रूबी रन, फाइल का नाम क्या है main.py, तो फाइल का नाम पास करेंगे, ये फाइल रूट में है तो इसलिए एंटर। देखते हैं तो ऊंचा बोलो, क्या कह रहे हैं हम, चल के इन्फो कोई एरर नहीं आया और दिखा रहा है यूनिकॉर्न रनिंग ऑन, कहाँ पे चल रहा है, इस एड्रेस पे चल रहा है। तो मैं जो कब से एपीआई की URL की बात कर रहा था ना, ये अवेलेबल है। अच्छा देखते हैं भाई क्या होगा। अपने ब्राउजर पे आता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ लोकल होस्ट 8000, ये वाला पार्ट मैं जूम नहीं कर सकता लेकिन मैं बता रहा हूँ लोकल होस्ट लिखा है मैंने, कॉलन लगाया और उसके आगे 8000 हमारी पोर्ट का नाम है, एंटर। क्या आ रहा है, नॉट फाउंड आ रहा है। क्यों नॉट फाउंड आ रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही एपीआई बनाई है जो है /read वाली, उसके अलावा किसी की एपीआई नहीं चलेगी। अगर मैं स्लैश वाली एपीआई बनाता तो चल जाती, लेकिन यहाँ मैं /read लिखा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लोकलहोस्ट 3000 /read, ये हमारा है। एंटर दबाते हैं, एपीआई कॉल हो गई, बिल्कुल कॉल। हेलो बट हमारा रिस्पांस आ गया। अच्छा अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है, हम ये कह रहे हैं कि सर्वर और क्लाइंट दो कंप्यूटर, फास्ट एपीआई का सर्वर है जो कि यूनिकॉर्न चला रहा है और हम जो ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, क्लाइंट। तो ये दो कंप्यूटर हो। अब इसको हम
हमें प्रूफ करना है कि सर्वर और क्लाइंट के दरमियान कन्वर्सेशन हुई। हम इसको कैसे प्रूफ करें? हमारा सर्वर कौन सी पोर्ट पे चल रहा है? 8000। अब इसी एक कंप्यूटर के ऊपर मुख्तलिफ पोर्ट्स हैं। आप गूगल क्रोम खोलेंगे उसके लिए अलग पोर्ट खुद ब खुद जनरेट करेगा। आप सफारी खोलेंगे उसके लिए अलग होगा, इंटरनेट एक्सप्लोर खोलेंगे उसके लिए अलग होगा। अब इस चीज को प्रूफ करना है तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यानी लोकल होस्ट कॉलर 8000 और उसके बाद कोई भी राउट आपने कॉल की, जैसे docx डॉक्स, तो ये मॉक सर्वर आ जाता है। तो आपके पास फास्ट एक पे मॉक सर्वर आ गया, यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हैं। जितनी भी रिक्वेस्ट में 8000 पोर्ट के ऊपर भेजना होगी, क्या वो यूनिकॉर्न के सर्वर को रिसीव होगी? बिल्कुल। किस कंप्यूटर से भेजी गई है वहां पर वो डिटेल भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे आते हैं, टर्मिनल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं। देख रहे हैं आप? सबसे पहले आपकी कंप्यूटर जो लोकल चल रहा है, एक चीज नोट करें, उसकी पोर्ट आ रही है, मुख्तलिफ पोर्ट आ रही है, सबकी पोर्ट सेम है। हर रिक्वेस्ट के अगेंस्ट क्या होना? पोर्ट जो अवेलेबल पोर्ट होती है उससे हमारी 8000 पोर्ट पे सेम कंप्यूटर रिक्वेस्ट भेजती है। इसी तरह अगर आप दूसरा कोई ब्राउज़र यूज करें, मैं गूगल क्रोम से भेजिए, तो इंटरनेट एक्सप्लोर से हम अगर कोई रिक्वेस्ट भेजें या ऑपेरा से भेजते, ठीक है, तो हम सेम वही राउट जो है वहां पे भेजते हैं, लोकल होस्ट कॉलन 8000 डॉक्स। ठीक है, अभी रिक्वेस्ट वहां पे हुई होगी, इसका टाइम, इसकी सारी चीजें यहाँ पे हम आपको दिखा रहा हूँ। तो हमारे पास जो टर्मिनल चल रहा है, ओके, रिजल्ट तो आ गया। टर्मिनल पे हम जाके देखते हैं क्या रिक्वेस्ट आई है हमारे पास। ओके, तो आप देख रहे हो दोस्तों, DOCA क्या है और उसके बाद ओपन स्पेसिफिकेशंस वो भी लोड होंगे, क्योंकि ओपन एपीआई है जो लिखा हुआ है, स्पेसिफिकेशन स्लाइडर वगैरह इसी को इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका मॉक सर्वर पे बन जाता है, जिससे आपका टूल स्कीमा भी बन जाता है। तो आपकी बहुत सारी चीजें ओपन एपीआई स्टैंडर्ड पे होती है। तो जब भी आप docx गेट मेथड के जरिए कॉल करते हैं तो बैकएंड में ओपन एपीआई स्कीमा वाला पार्ट होगा होता है, जिससे आपका मॉक सर्वर बनता है। तो सारी चीजें आपकी होगी। अच्छा, हर चीज एक नोट करें कि जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट आती जा रही है, जैसे कि डॉक्स और ओपन वाले दोनों की पोर्ट सेम है, 56 835 835, ऊपर वालों की दोनों की पोर्ट क्या आ रही है? सेम आ रही है, वहां से भी डॉक्स कॉल किया था। और ऊपर आएगा आपके पास यानी कोई भी सिंगल अगर रिक्वेस्ट भेजना 667 600 600, तो हमें चीजें पता चल रही है कि आपका सर्वर और क्लाइंट के दरमियान क्या हो रही है? कम्युनिकेशन। रिक्वेस्ट भेजने वाला ब्राउज़र, क्लाइंट, यहाँ पे प्रोसेस करके रिस्पॉन्स करने वाला कौन है? 8000 वाला सर्वर। तो सर्वर क्लाइंट के दरमियान कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। मैं चाहता हूँ कि जो सिस्टम हमने बनाया पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल करें। लास्ट क्लास में हमने सीखा था क्या करते थे दोस्तों? पोर्ट को क्या करेंगे? फॉरवर्ड करेंगे। तो टर्मिनल के बराबर में जो 3 डॉट्स हैं इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास पोर्ट फॉरवर्ड आ रहा है। डिलीट टर्मिनल के जो टैब है कंसोल वाला लेफ्ट साइड पे जाए। अच्छा, अब पोर्ट्स पे आके हमने फॉरवर्ड पोर्ट की 8000 पोर्ट को हम फॉरवर्ड करना चाहें तो 8000 लिखते हैं, एंटर, अलाउ। एक मिनट, ये कोड कॉपी करिएगा तो ऊपर आ रहा है, कॉपी, और उसके बाद थोड़ी देर में यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड मांगता है, ठीक है, पासवर्ड देते हैं। ये वाला फोन कौन सा?
कंटिन्यू, वो कोड कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, परमिशन अलाउ कर देते हैं। कनेक्ट हो चुका है। अच्छा, जब कनेक्ट हो गया हम VS कोड पे आते हैं, रिफ्रेशर पे आते हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉरवर्ड और ग्लोबली रनिंग सर्वर इंटरनेट। अच्छा, इसके ऊपर क्या हो रहा है, ठीक है, दोबारा क्लिक करते हैं, दोबारा पासवर्ड कनेक्ट। तो पॉपअप मिला है, दोबारा से चेक करिए, पॉपअप मिला मुझे, एक काम करते हैं, इसको 9000 पे करके देखते हैं। पहले वो सर्वर को बंद करके 9000 पे कोड में जाके 9000 कोड पहले मान लेते हैं। क्लास कर दिया तुमने? क्लास क्लास नहीं किया? VS कोड से करता है, आई थिंक VS कोड इंस्टॉल है, सेम ही चीज VS कोड पर समय भी प्रॉब्लम। एट थाउजेंड तो चल रहा है, सर्वर की टर्मिनल में चला रहा है। यस, आगे, ठीक है, ये URL चलेगी हमारे सामने पोर्ट के बिल्कुल सामने, तो पोर्ट के सामने ओके, इसको 8000 करके चला देते हैं। अभी कुछ भी नहीं आ रहा, पहले क्लिक करें, क्या आ रहा है, कुछ URL पे क्लिक करें। अच्छा, ये आ रहा है, इसकी ना विजिबिलिटी अभी क्या होगी, प्राइवेट, तो पहले इसको कैंसिल करें, विजिबिलिटी पे जाके राइट क्लिक या जो भी है, यहाँ पे आ रहा होगा विजिबिलिटी पब्लिक का ऑप्शन, ये बेस्ट अलाउ, ठीक है। अब इसको चला के देखें, क्लिक करें, ओपन, अच्छा अभी देगा कंटिन्यू, अच्छा क्योंकि बैकएंड पर सर्वर ही नहीं चल रहा, वहाँ पे 8000 तो कुछ दिखाया है, तो सर्वर डाउन या कुछ दे देगा, तो टर्मिनल से जाके 8000 यदि हम चला देंगे, फाइल का नाम man.py, अब ये सर्वर चल रहा है। अब वहाँ से जाके URL को दोबारा क्लिक करके कॉपी पेस्ट करते हैं। आगे दोस्तों
अच्छा, अब ये जो URL है, अब इसमें मैं पावर आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्शन रेडी हमने अपने कंप्यूटर को टनल बना के इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया। इट्स मीन अभी ये जो URL है, ये URL जरा से व्हाट्सएप पर शेयर करिएगा, व्हाट्सएप के ऊपर। और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ देखते तो व्हाट्सएप पे पहले शेयर करते हैं। बेस 71 61 अब जरा इस URL के ऊपर क्लिक करिएगा DOCX के साथ और हम जरा टनल पे आ जाते हैं। इस क्लिक करके नहीं करके हमें पता कैसे चलेगा, तो हम अपने टनल पे आते हैं। बस अब वो कंट्रोल जी करें, टनल कंट्रोल जी। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, आ रही है ना IP एड्रेस, आप सबकी रिक्वेस्ट अलग अलग IP एड्रेस आ रही है। एक बंदे ने 3 रिक्वेस्ट भेजी, 222 वाले ने दोबारा रिक्वेस्ट भेजी, 223 वाले ने फिर दूसरी रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, 154 वाले की आ रही है। अब ये जो चीज आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सर्वर और क्लाइंट कम्युनिकेशन की, और अभी मेरे पास ये जो सिस्टम है एक सिंगल कंप्यूटर है जो कि मोनोलिथिक के है। मोनोलिथिक की प्रॉब्लम ये है कि इसकी स्केलेबिलिटी आसान है। आप में भी साइमल्टेनियसली एक वक्त में 200-300 यूजर हैंडल करते हैं, लेकिन जब यही यूजर 10,000 तक पहुंचेंगे मेरा सिस्टम बैठ है, ये हैंडल ही नहीं कर सकता। इसकी रैम पावर, CPU, GPU पावर वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम लिमिट के पास रुक जाएगी, तो फिर हमें स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। और फिर हम हॉरिजॉन्टल यानी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की तरफ जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो हम परफॉर्म कर पाते हैं, क्लस्टर की मैनेजमेंट वो करते हैं कुबरनेटिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो कुबरनेटिस की मदद से मेरा लैपटॉप, आपका लैपटॉप, दोस्तों के लैपटॉप कनेक्ट करके सामने जो यूजर्स इस्तेमाल करते हैं उनको एक ही URL नजर आ रहा है, http://1000 जो URL आपको दी उसको वो URL नजर आ रहा है, लेकिन पैकेट में हमारे 10 कंप्यूटर मिलके कनेक्ट हुए, और जब यानी यूजर को लोड नहीं होता तब कंप्यूटर वापस ले, जब मुझे जरूरत पड़ेगी यूजर को लोड ज्यादा आ रहा है 10 कंप्यूटर और आपको लोड इसलिए इम्प्लीमेंट, तो वो काम जो होता है कुबरनेटिस से होता है, मींस डाका होता है। तो अभी हमने मोनोलिथिक ट्रे के अंदर अपने सिस्टम को अप कर दिया है, और आप देखिए कि ऑलमोस्ट हमारा 51% CPU जो है वो इस्तेमाल है, क्योंकि आप तो अब एक प्रैक्टिकल करते हैं, जितने लोगों ने URL खोला हुआ है उसके ऊपर दोबारा से रिक्वेस्ट भेजेंगे, मेरे स्क्रीन काउंट कर देंगे, ठीक है, 1 2 एंड 3। तो आप देखिए कैसे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, देखें। अच्छा, तो इस तरह साइमल्टेनियसली आप जरा सोचिए कि 50,000 5 लाख हम कह रहे हैं 10 मिलियन यूजर्स जो कि उनकी रिक्वेस्ट आ रही है, तो 10 मिलियन यूजर्स की जब रिक्वेस्ट आएगी तो बेटे हमें फिर बैकएंड के ऊपर हजारों कंप्यूटर चाहिए। सर्वर हमने बना दिया, हमने सर्वर क्लाइंट वाला कौन सा है, नेटवर्किंग वाला कौन सा है, सिस्टम बना के इंटीग्रेट करके प्रोडक्शन रेडी कर दिया, पता भी नहीं चला, सिंपल एक कोड को आप किया, आपने सिस्टम रेडी कर दिया, प्रोडक्शन रेडी, प्रोडक्शन पे कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसको ऑन रखना, इसके एंटीवायरस से बचाना, इसकी सिक्योरिटी वो सारी जिम्मेदारी भी इसकी मेरी, और यही चीज है कंप्यूटर जो मैंने लोकल कनेक्ट किया हुआ है मैं क्लाउड पे तो फिर क्लाउड वालों की जिम्मेदारी होती है। तो ये पावर है आपके फास्ट API जी, बस वो खुद ब खुद आ जाएगा, वहाँ से कोड मांगेगा, लॉगिन वगैरह मांगेगा, तो खुद काम हो जाएगा। सिर्फ पॉज फॉरवर्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है, जितनी चीजें मांगे उसको यस कर देंगे, ग्रीन बटन पे यस कर देते हैं बस, ठीक है। तो वो आसान है, एक दफा दो दफा करेंगे
तो हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट हमने सर्वर बना के डिप्लॉयमेंट के अंदर भी लोकल डिप्लॉयमेंट डाटा किसी को पता नहीं चला, ठीक है। तो लोकल डेवलपमेंट करते हुए हमने लोकल सिस्टम को सर्वर बना के पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल कर दिया। अब इस यानी चीज को आप लोग इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिस करें, एजेंट एक्सपर्ट बन जाए। नेक्स्ट 2 वीक में कभी भी आपका टेस्ट हो सकता है, तो टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा, अपने लैपटॉप लाइएगा, फिर आपको अपने एजेंट का जो है टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए रेडी। ओके, आज के सेशन को फिर हम यहीं एंड करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में लाइव ऑफ करते हैं।